हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने ऑर्डर टू ऑटम चैप्टर को देखा जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें। आज हमारा पार्ट 3 है। आज हम इस वीडियो में स्टैंजा 2 के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने कवि के परिचय के बारे में जाना था। सेकेंड वीडियो में हम शरद ऋतु को आदमी के रूप में जो प्रस्तुत किया गया, यह बताया गया कि यह कैसे फलों को पकाती है, उसके बारे में जाना। आज हम स्टैंजा 2 को देखेंगे। आप लोग जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतना लाइक जरूर कर दीजिए। आज का टारगेट हम रखते हैं 50 लाइक, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, तो स्टैंजा फर्स्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से शरद ऋतु का जो वर्णन किया गया है वो एक आदमी के रूप में किया गया। शरद ऋतु षड्यंत्र करती है, कोहरा और धूप मिला करके क्या करता है, फलों को पकाता है ना। तो जितना फल है उसको रस से भर देता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हु हैथ मतलब हो गया हैज, ठीक है। और ये जो स्टैंजा 2 है इसमें शरद ऋतु को एक काम करने वाली औरत के रूप में दिखाया गया है, एक काम करने वाली स्त्री के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, हु हैथ नॉट सीन दाई ऑफन, OFT ऑफ्ट जो है वो ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ऑफ्ट एमेड दाई स्टोर। अब देखिए यहाँ जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। मीनिंग भी लिखा हुआ है। हैज, हैथ मतलब हैज होता है, दाई मतलब यू होता है, बता दिएंगे, पहले भी वीडियो में दाई वाला बताए थे, ठीक है ना। आगे देखिए, एमिड मतलब होता है बीच में, और स्टोर मतलब क्या होता है, जहाँ रखा जाता है अनाज वगैरह उसको स्टोर रूम बोलते हैं, नहीं स्टोर रूम बोलते हैं। और कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ रखा जाता है, जहाँ जो वैसा फसल को रखा जाता है जो सड़ जाता है जल्दी, उसको ठंडा की ज़रूरत होती है। और बहुत सारा गोदाम होता है बड़ा बड़ा, उसको स्टोर बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, हु हैज़ नॉट सीन दाई ऑफन एमेड दाई स्टोर। तुम्हें किसने नहीं देखा है जो गोदाम है वहाँ, है ने। गोदाम के बीच में तुम्हें किसने नहीं देखा है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं, तो कवि शरद ऋतु के बारे में बोल रहे हैं कि तुमको गोदाम के पास, गोदाम के बीच में किसने नहीं देखा है। समटाइम्स हुएवर सिक्स एब्रॉड में फाइंड, ठीक है। जिस किसी भी ने जब कभी भी तुमको जो कोई भी खोजने का प्रयास किया है ना, तो तुम को चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी जगह तुमको खोजा है, वहां तुम मिल जाती हो। किसके बारे में बता रहा है, तो शरद ऋतु के बारे में बता रहा है। देखिए, सम टाइम मतलब क्या होता है, कभी कभार। हुएवर मतलब जो कोई भी। सिक्स मतलब होता है खोजना। एबोर्ड, वैसे एब्रॉड मतलब विदेश होता है, लेकिन एब्रॉड मतलब यहाँ क्या है, चारों दिशाओं में फैला हुआ। ये देखिए चारों दिशाओं में फैला हुआ है ना। और ये देखिए आपका गोदाम है जहाँ अनाज को रखा जाता है, ठीक है। में फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना। तो बता रहे हैं क्या कि तुमको जो है वो ये गोदाम के अनाजों के बीच किसने नहीं देखा है ना। तुमको जो कोई भी खोजता है चारों दिशाओं में, किधर भी, सभी दिशाओं में, वहां तुम मिल जाती हो। किसके बारे में बोल रहे हैं, तो शरद ऋतु के बारे में बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो बता रहे हैं, दाई सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई विनोइंग विंड। अब देखिए क्या बोल रहे हैं क्या कवि, दाई सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, ठीक है। केयरलेस मतलब जो होता है वो बेपरवाह ढंग से, बेतरतीब ढंग से होता है, ठीक है ना। सिटिंग मतलब बैठना हो गया। ग्रेनरी फ्लोर मतलब होता है कि गोदाम के फर्श पे, जहाँ क्या होता है बहुत सारा अन्न वगैरह रखा होता है, उसका जो फर्श होता है। जैसे देखिए ये जो स्त्री बैठी हुई है, ग्रेनरी चारों इसके बगल क्या है, अनाज का ढेरी है और उस पर बैठी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेनरी फ्लोर। और सॉफ्ट लिफ्ट मतलब होता है हल्का हल्का ऊपर उठना। हेयर मतलब पता ही आपको बाल होता है। और विनोइंग विंड मतलब क्या होता है, तो विनोइंग विंड मतलब होता है फटकने वाली हवा, ठीक है। मतलब कि देखिए ये जो औरत है वो किस तरीके से जो फटक रही है, आपको सूप से ऐसे फटका जाता है ना,
तो और दूसरा क्या होता है कि हवा से क्या किया जाता है, ऐसे जब अनाज को गिराया जाता है तो धान जो भी है भूसा वो अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। तो विनोइंग विंड मतलब वो होता है, लेकिन यहाँ विनोइंग विंड मतलब क्या बताया गया है, जोर से चलने वाली हवा। अब देखिए क्या बता रहा है कि दाई सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, तुम जो हो ना, दाई मतलब तुम होता है, ठीक है, तुम जो हो वो बेपरवाह ढंग से, बेतरतीब ढंग से अनाज के ढेर के पास, अनाज के सतह के पास क्या हो, बैठी हुई हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड, और तुम्हारा ये जो बाल है, देखिए जो बाल है ये जोर से जो चल रही है हवा, उससे हल्का हल्का ऊपर उठ रहा है। विनोइंग विंड क्या होता है, जोर से जो चल रही है हवा, उससे जो तुम्हारा बाल है वो तुम्हारा हल्का, ये देखिए जो बाल है, यह देखिए कितना बड़ा बाल है इस लड़की का। तो वही बता रहे हैं कवि कि जो तुम्हारा बाल है, वो शरद ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारे जो बाल है ना वो हल्का हल्का ऊपर उठ जाता है जोर से जब हवा चल रही होती है। तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि विनोइंग विंड क्या होता है। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, विनोइंग विंड यही होता है। विनोइंग विंड मतलब होता है फटकने वाली हवा। ठीक है, तो फटकना मतलब क्या होता है, धान से भूसे को अलग करना, जिस तरीके से ये आदमी कर रहा है। लेकिन आपके जो बुक है उसमें विनोइंग विंड का मतलब क्या होगा, जोरदार हवा, जोर से चलने वाली हवा। और विनोइंग का जस्ट यही मतलब होता है कि विनोइंग का मतलब क्या होता है, फटकना। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, धान से जो भी इसका फसल है उससे जो इसका भूसा है मतलब खोखला है उसको अलग कर रहा है और अनाज को अलग कर रहा है। तो ये जो हवा चल रहा है इसी को विनोइंग विंड बोलते हैं। लेकिन आपके बुक में विनोइंग विंड का मतलब क्या है, जोर से चलने वाली हवा। हमने देख लिया कि विनोइंग विंड क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इस स्लाइड में क्या बोल रहे हैं, और ऑन ए हाफ रिब्ड फ्यूरो साउंड ए स्लिप। अब समझिए यहां थोड़ा कि अब हाफ रिब्ड मतलब क्या होता है, आधा कटा हुआ, और फ्यूरो मतलब होता है खेत की आरी। फ्यूरो मतलब क्या होता है, खेत की आरी। साउंड मतलब होता है अच्छी दशा में। देखिए साउंड का 4 मतलब होता है। ठीक है, साउंड का मतलब यदि हम नाउन में देखें, नाउन, तो साउंड का मतलब नाउन में होता है आवाज। साउंड का मतलब यदि वर्ब में हम देखते हैं तो वर्ब में मतलब होता है सुनाई देना। साउंड का मतलब यदि हम एडजेक्टिव में देखते हैं तो होता है अच्छी दशा में या आराम से। और साउंड का मतलब यदि एडवर्ब में हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है दृढ़ता से। क्या होता है, दृढ़ता से। ठीक है, आगे देखिए जो है ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। ड्रॉ मतलब होता है मदहोश होना। ड्रॉज मतलब ऐसे ड्रॉज मतलब नींद होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ड्राउज मतलब क्या है, मदहोश है ना, कि मंत्र मुग्ध हो जाना, उसको ड्राउज बोलते हैं। फ्यूम मतलब होता है सुगंध, और पॉपी एक तरह का फूल होता है, बड़ा बड़ा फूल पॉपी होता है, उसको बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि और ऑन ए हाफ रिब्ड फ्यूरो साउंड ए स्लिप। बोल रहा है क्या कि तुम जो हो वो तो अनाज के गोदाम में पड़ी रहती हो, अनाज के गोदामों में तुमको देखा जा सकता है ना, तुमको ग्रेनरी फ्लोर पे देखा जा सकता है। आगे बता रहे हैं क्या कि जहां आधा कटा हुआ फसल रखा होता है, देखिए ऐसे आधा कटा हुआ फसल रखा हुआ है, कच्चा फसल जो है वो रखा हुआ है ना, वहां तुम आराम से सो रही होती हो, कुछ इस तरीके से, है ना। जहां आधा कटा हुआ फसल है वहां तुम आराम से कुछ इस तरीके से सो रही होती हो, है ना। आगे क्या बता रहे हैं कि ड्रॉज विथ फ्यूम ऑफ पॉपीज, और वो जो पॉपी का फूल है, पॉपी का फूल बहुत सुगंधित होता है। तो वही बता रहे हैं क्या कि जो पॉपी का फूल है, वो पॉपी का फूल देखिए कैसा होता है। यहाँ जो एक लड़की सोई हुई है और बगल में जो आपको दिख रहा है वही पॉपी का फूल है। और कुछ देर में हम वीडियो के माध्यम से भी देख लेंगे कि पॉपी का फ्लावर कैसा होता है और कौन कौन रंग का होता है। ठीक है, तो बता रहे हैं क्या कि ड्रॉज विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज, तुम जो हो वो पॉपी के जो फूल हैं, है ना, बड़ा बड़ा लाल रंग का और उजला रंग का और भी 2-3-4 कलर का जो फूल होता है,
ये बहुत ही सुगंधित फूल होता है पॉपी का फूल। तो वही बता रहे हैं क्या कि जो पॉपी का फूल है उसके सुगंध से तुम इतनी मदहोश हो जाती हो कि वहीं बैठी रहती हो पॉपी के फूल के पास, है ना। तो देखते हैं कि पॉपी का फूल कैसा होता है, क्या उसका कलर होता है एक वीडियो से, ठीक है। विद्यार्थियों देखिए, जो कविता में कवि ने बताया है कि पॉपी के फूल का जो सुगंध है उससे तुम मदहोश हो जाती हो और उसके पास बैठी रहती हो, यही सारा देखिए पॉपी का फूल है जिसके बारे में कविता में कवि ने बताया है कि ये पॉपी का फूल है और इतना ज्यादा सुगंधित होता है कि इससे इत्र तैयार किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर तो पीछे हमने देख लिया कि कैसे जो है वो पॉपी का फूल क्या होता है, उससे किस तरीके से सुगंध उसका होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा सुगंधित फ्लावर होता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर दाउ डस्ट कीप, ठीक है। अब देखिए हुक स्पेयर मतलब होता है कांटा, ठीक है। स्वैथ मतलब होता है कटी घास का लकीर, ठीक है। वो छोटा छोटा जो घास होता है उसका जो लकीर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वैथ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है ट्विन्ड फ्लावर मतलब होता है जुड़ा हुआ फ्लावर और फूल। ग्लेनर मतलब होता है अन्न को चुनने वाला और दाव मतलब यू होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर, तुम जो शरद ऋतु हो वो क्या करती हो, वो कांटों से लगे जो अन्न की पत्तियां हैं वो उसमें तुम अपने आप को फंसा लेती हो और उससे जुड़ा हुआ जो फूल है, जो कांटों और पत्तियों में जो जुड़ा हुआ फूल है उसमें तुम खुद को लपेट करके क्या करती हो, आराम करती हो। कुछ इस तरीके से देखिए जो लड़की है ये अपने आप को क्या की हुई है, ये पूरे फूल पत्तियों में अपने आप को लपेटी हुई है। और यहाँ भी देखिए आपको लड़की जो दिख रही है वह अपने आप को, उसके चारों बगल फूल है, पत्ती है ना। तो शरद ऋतु के बारे में कुछ इसी तरीके से कवि जो है वो बता रहे हैं क्या कि वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर, तुम जो शरद ऋतु हो वो कांटा जो है, कांटों से लगी जो अगली पत्ती है नेक्स्ट स्वैथ है उसमें और उससे जुड़ा जो फूल है उसमें खुद को लपेट करके, उसमें खुद को इस तरीके से जिस तरीके से लपेटे हुए है वो तुम इस तरीके से आराम कर रही हो, है ना। आगे क्या बता रहे हैं, एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर दाउ डस्ट कीप। ग्लेनर मतलब होता है खेत में जो अन्न को चुनता है उसको ग्लेनर बोलते हैं। और देखिए जिस तरीके से ये औरत क्या करे, अन्न को चुन रही है, एक एक अन्न को। तो बोल रहे हैं क्या, एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर दाउ डस्ट कीप। डस्ट मतलब डज होता है, ठीक है, DOST। ये पुराना जमाना में क्या था, डज, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर दाउ डस्ट कीप। और कुछ बार तो तुम एक धान फसल चुनने वाली के जैसे क्या करती हो, उस फसल को चुनती हो, ठीक है। हम देखते हैं कि फसल को किस तरीके से काटा और चुना जाता है और उसका बंडल बनाया जाता है, ठीक है। चैप्टर में जो ग्लेनर का मतलब दिया गया है, तो ग्लेनर का मतलब वही होता है कि खेत में जो धान पड़ा होता है या खेत में जो अनाज पड़ा होता है उसको जो उठाने वाला होता है उसको ग्लेनर बोलते हैं। जैसे देखिए ये महिला जो है वो क्या कर रही है, धान को उठा करके इसका बंडल बना रही है ना। और कविता में भी यही बताया गया है कि शरद ऋतु जो है वो ग्लेनर के जैसे क्या कर रही है, वो धान को, जो खेत में पड़ा हुआ धान है या फिर अनाज है उसको चुनने का काम कर रही है और चुन करके क्या कर रही है, बंडल बनाने का काम कर रही है। जिस तरीके से देखिए इसमें बंडल ये औरत जो है वो बना रही है, उसी तरीके से कवि ने बताया है कविता में कि जो है शरद ऋतु वो इसी तरीके से धान को चुनती है और उसका फिर बंडल बनाती है। तो हमने पीछे देख लिया था क्या कि किस तरीके से फसल को जो है वो बंडल बनाया जाता है। आगे देखिए क्या बता रहा है
कि तुम फसल का जो बंडल है, फसल के बंडल को बना करके, फसल का जो बंडल बन जाता है, स्टडी दे लोड हेड अक्रॉस अ ब्रूक और बाई ए साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स। अब देखिए क्या बता रहा है। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। स्टीडी मतलब होता है धीरे धीरे, यहाँ बाई जोड़ लीजिएगा, बाई छूट गया है। स्टीडी मतलब धीरे धीरे, लेडन मतलब लदा हुआ, क्रॉस मतलब होता है आर पार, ब्रूक मतलब होता है छोटा नाला, साइडर मतलब होता है जूस निकालने वाला मशीन, सेव के जूस निकालने वाले मशीन को साइडर प्रेस बोलते हैं, और ऊजिंग मतलब होता है रस का टपकना। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बता रहा, स्टीडी दे लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। और पहले तुम क्या करती हो, क्या कि जो अन्न है उसको चुनती हो, चुनने के बाद अन्न का जो है वो बंडल बना करके अपने माथे पर रख लेती हो, जिस तरीके से ये औरत देखिए रखी हुई है, और उसको ले करके एक छोटा जो नदी है, छोटा नाला कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, उसको धीरे धीरे तुम पार करती हो। ठीक है, देखिए कि किस तरीके से जो महिला है वो अनाज का ढेर, अनाज का बोरी को उठा करके, अनाज का जो बोझा होता है उसको उठा करके चल रही है, और जो शरद ऋतु है वो भी कुछ इसी प्रकार का काम कर रही होगी। और देखिए कविता में कवि ने ये भी बताया है कि धान का बंडल बनाने के बाद या अनाज का बंडल बनाने के बाद वो जो शरद ऋतु है वो धान के बंडल को अपने माथा पर लेकर अनाज के बंडल को अपने सर पर लाद करके छोटी नदी को पार करती है। तो शरद ऋतु भी कुछ इसी तरीके से अपने माथे पर क्या करिए, धान का जो या फिर अनाज का जो बोरी है वो लादे हुए है और एक छोटी नदी पार कर रही है। यहाँ तो वैसा कुछ नदी नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके से वो अपने अनाज का जो बोझा होगा उसको अपने माथे पे ऐसे रखी है जैसे ये औरत रखी हुई है, और छोटी नदी को वो पार कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर तो हमने पीछे देख लिया वीडियो में कि किस तरीके से जो औरत है वो अपने सिर पे लेकर के जो है वो अनाज के ढेर, अनाज के बोझ को चल रही है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, और बाई ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, और बोल रहे हैं कि जहाँ फल से जो रस निकलता है, जहाँ सेव से जो रस निकलता है उसके जो मशीन होता है उसको साइडर प्रेस बोलते हैं। तो जूस निकालने वाला जो मशीन है उसके पास तुम बहुत ही शांति से बैठी हुई ऐसे रहती हो, है ना। पेशेंट मतलब क्या होता है, धैर्य तरीके से, और उसको देखती रहती हो कि किस तरीके से वो जो साइडर प्रेस से जूस जो है वो फलों से निकल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकलता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि साइडर प्रेस क्या होता है और उससे रस जो है वो किस प्रकार से टपकता है, किस प्रकार से गिरता है। ठीक है, कविता में कवि ने साइडर प्रेस के बारे में वर्णन किया है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं यही साइडर प्रेस है। साइडर प्रेस मतलब होता है सेव से जो उसका रस निकाला जाता है उस मशीन को साइडर प्रेस बोलते हैं। और यही मशीन देखिए साइडर प्रेस है, और इससे क्या किया जाता है कि सेव का रस निकाला जाता है। तो कविता में कवि ने यही बताया है कि साइडर प्रेस के पास बैठकर तुम घंटों घंटों क्या कर रही हो, उसको देख रही हो, और जब तक उसका जो रस है, सेव का रस है, वो लास्ट ऊजिंग, जब लास्ट रस उससे गिर जाता है नहीं, तब तक तुम बैठी हुई हो। देखिए सेव का रस किस तरीके से निकल रहा है, किस तरीके से सेव को डाला जा रहा है इस मशीन में। तो साइडर प्रेस का मतलब यही मशीन होता है जिससे सेव का रस निकाला जाता है। साइडर प्रेस क्या होता है और उससे किस प्रकार जो है वो रस जो है वो सेव का रस निकाला जाता है, और वो किस प्रकार से रस जो है वो टपकता है। तो आगे वही बता रहे हैं कि जो साइडर प्रेस है उसके पास तुम पेशेंट से मतलब आराम से धैर्य पूर्वक बैठी हुई हो। दाउ वाचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स, और जब तक वो जो सेव का रस है उसका जो लास्ट ऊजिंग मतलब क्या होता है, रस का टपकना, जब तक जो है
वो रस जो है वो टपकता नहीं है जब तक लास्ट ऊजिंग नहीं हो जाता है, जब तक मतलब पूरी तरीके से सेव का रस जो है वो नहीं निकल जाता है, तब तक तुम वहां बैठे घंटों घंटों क्या करती हो, तब तक वहां बैठे बैठे तुम घंटों घंटों उसको देखती रहती हो कि किस तरीके से क्या हो रहा है ना। तो ये जो सेकेंड स्टैंजा था, इसमें कवि जो है वो शरद ऋतु को एक काम करने वाली औरत के रूप में बताए हैं कि तुम जो है वो धान उठाती हो, उसका बंडल बना करके माथे पे लेके चलती हो, है ना, साइडर प्रेस के पास बैठ करके क्या करती हो, वो जो रस टपक रहा होता है, वो जो जूस निकल रहा होता है उसको देखती हो। तो कभी पॉपीज के खेत में जा करके वहाँ मदहोश पड़ी रहती हो, है ना। तो कुछ इस तरीके से वर्णन जो है वो शरद ऋतु का किए हैं सेकेंड स्टेंजा में कवि कौन, जॉन कीट्स। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट तो एकदम करना नहीं भूलिएगा, जहां से वहीं अपने जगह का नाम लिख दीजिए या तो फिर आपका जो मन में है वो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थर्ड स्टैंजा का होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।